धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लोकसभा से पहले पास किए गए कृषि से जुड़े हुए बिल और उसके बाद रविवार को राज्यसभा से भी पास कर दिए गए। राज्यसभा में हालांकि जमकर हंगामा हुआ और उसका नतीजा 8 सांसदों को भुगतना पड़ा। उन्हें पूरे सत्र के लिए, या यूं कहें अगले जो आखिरी 8 दिन बचे हैं इस सत्र के, उसके लिए उनको राज्यसभा से बाहर कर दिया। वो लोग अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसान की, क्योंकि दोनों जगह से बिल पास होने के बाद भी किसान सड़क पे खड़ा हुआ है। और आज तो खबर आ रही है कि साउथ इंडिया के बेंगलोर में, यानी कि कर्नाटक की जो राजधानी है, वहां पर भी किसान सड़कों पर उतरे हैं। तो उससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो लोग अभी तक कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस हवा दे रही है और कांग्रेस की यहाँ पंजाब में सरकार है, इस वजह से वो दोनों जगह प्रभावित कर रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी और हरियाणा को भी। तो साउथ इंडिया में हुआ ये प्रदर्शन क्या कहलाता है और क्या वाकई में किसान इस मामले को सही से समझ रहे हैं, या असल मायने में जो सड़क पे उतरा है वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, किसान नहीं है, ना ही किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं। और इस जो 2 बिल पास हुए हैं, क्या इससे वाकई में किसानों को कोई नुकसान है? क्योंकि सरकार ये बताने में लगी हुई है कि ऐतिहासिक बिल हैं, 70-72 साल के इतिहास में ऐसे बिल कभी नहीं आए हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने किसान नेता मनवीर तेवतिया। आपको याद होगा भट्टा पारसोल टप्पल, ये इंटरनेशनल न्यूज बना करती थी, वो इन्हीं के दम पे बनी थी। और भूमि अधिग्रहण जो सुधार बिल था वो इन्हीं की वजह से, आंदोलन की वजह से लाया गया था। उस वक्त जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उसने उस बिल में अपनी मनमानी करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते उसको वापस ले लिया। तो इनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि अधिग्रहण बिल तो वापस ले लिया था, अब ये जो बिल लाए हैं क्या इसको भी कोई वापस लेगी ये सरकार या नहीं? बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो बिल ला रही है सरकार, इससे किसानों के नुकसान और फायदे की तो बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब मैं बात ये करना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, क्या जैसे भूमि अधिग्रहण वाला बिल वापस ले लिया था इस सरकार ने, आपको लगता है ये वापस लेगी? अब नहीं लेगी। इन बिलों को वापस नहीं लिया जाए। इसका कारण है जो किसान संगठन हैं वो कहते हैं कि हम अराजनीतिक हैं, और इस देश में जो अराजनीतिक है उसकी बात कोई क्यों सुने। वो जो भूमि अधिग्रहण पे जो ये अध्यादेश लेकर आए थे वो वापस इसलिए हुआ कि कांग्रेस लोग राज्यसभा में मजबूत थी, कांग्रेस ने, वो जानते थे पास नहीं हो सकता राज्यसभा में, इसलिए वापस लेना पड़ा। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी। किसानों का दुर्भाग्य ये है जो किसानों के पहले नेता रहे उन्होंने किसानों को राजनीतिक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये किया कि जब कोई सरकार ने गलत काम किया तो उन्होंने किसानों को बुला लिया, उन पर किसानों का विश्वास था और वो पहुंच जाते थे और एक दबाव बन जाता था। आज देश में कोई ऐसा किसान नेता या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं है जिसे किसान अपना हितैषी समझते हों या जो किसान का हितैषी हो। इसलिए ये छोटे छोटे संगठन छोटा छोटा आंदोलन कहीं कर रहे हैं, कहीं 10 लोग मिलकर कर रहे हैं, कहीं 200 लोग मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए एक 236 लोगों का संगठन है, अखिल भारतीय स्तर पर बनाया है, 3-4 नेता हैं उसमें, किसानों के नेता भी कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, लेकिन वो भी फेल हैं। सिर्फ कारण ये है कि किसानों का उन पर भी विश्वास नहीं है। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा नहीं बनाएंगे किसान को मुख्य धारा में नहीं रखेंगी, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। मैं इससे आगे आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे लगता है ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुराने जो किसान नेता थे उन्होंने खूब आंदोलन किए, बड़ी पहचान उन्होंने किसान नेता के तौर पे बनाई, लेकिन किसान को कभी उन्होंने राजनीतिक नहीं बनाया, उसको राजनीति की समझ नहीं सिखाई। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति की समझ के साथ साथ आज किसान किसान भी नहीं रहा है, वो हिंदू मुसलमान या धर्म या जाति में बट गया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल 100% यही तो हुआ। पहले चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी साहब एक बात कहा करते थे कि अपनी एक नजर खेत पे रखो तो दूसरी नजर को दिल्ली पर रखो।
किसान तो कभी दिल्ली पर नजर रखता नहीं था, लेकिन चौधरी साहब रखते थे। तो चौधरी चरण सिंह जी पे जो विश्वास था किसानों का, अब उस स्तर का कोई नेता देश में नहीं है जिस पर किसान विश्वास कर सके। मैं अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बड़ौद, इन क्षेत्रों में गया जहां चौधरी साहब के फॉलोअर बहुत मजबूती से थे। तो जब मैंने उनसे बातें की, इस बिलों के बारे में बताया, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि सरकार ऐसा बिल ला रही है कोई। जी। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है तो सब देख लेंगे, और हमने तो कभी आंदोलन करा नहीं है। वाकई में उन्होंने आंदोलन नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब कभी रैली की बात होती थी तो उनके पीए का फोन पहुंच गया या पत्र पहुंच गया तो 8 दिन पहले से ट्रैक्टरों को धो मांझ के तैयार करके रैली के लिए तैयार कर लेते थे। यानी कि उनकी समझ अपनी नहीं थी, उनकी समझ नेता की समझ थी। और उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी आज स्थिति है। आज देश में जो सरकार है वो टोटली कॉर्पोरेट के लोगों के लिए काम कर रही है। पिछले 5 साल वो नहीं कर पाई, इसका उन्हें बड़ा दुख था, और कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा पैसा इसके पीछे लगा होगा इन्हें जिताने में। अब कॉर्पोरेट ने पहले दिन से ही कह दिया अब पूर्ण बहुमत में हो, काम शुरू करो हमारे लिए। और ये जो किसानों के बिल हैं, ये किसानों के नहीं है, ये इनमें किसान का तो नाम लिख दिया, ये कॉर्पोरेट के लिए बिल हैं, उन पूंजीपतियों के लिए बिल हैं जो इस देश के इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। ठीक है, जो इस देश के किसानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं, उन कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के नाम पर बिल लाया गया है, उसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार के नजरिए से बात करना चाहता हूं। सरकार जिस तरीके से मजबूती से अड़ी हुई है, एक मंत्री इस्तीफा दे चुकी है, 30 साल के पुराना गठबंधन जिनसे था वो पार्टी से अलग होने की बात कर रहे हैं, गठबंधन से अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी जिद पर अड़ी हुई है। तो क्या इसीलिए जो आपने अभी कहा कि किसान को समझ नहीं है, ये सरकार समझ चुकी है? बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए बधाई कि उन्होंने किसान की संवेदनाओं को समझ के उनके साथ जो होने वाला है वो समझ के इस्तीफा दे दिया और अपना गठबंधन तोड़ दिया। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी। लेकिन जिनके लिए तोड़ा है अभी उन्हें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हो गए हैं, और पॉलिटिकल भी हुए हैं तो कैसे, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी। पाकिस्तान पर बम चलेंगे तो उन्हें खुशी होगी, उनकी जमीन छीन रही है ये उन्हें पता नहीं है कि जमीन छीन रही है हमारी। आने वाले 4 साल में जितने दिन मोदी जी के बचे हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, इतने दिन में हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन कंपनियों को दे दी जाए। ये बात अभी उनकी समझ में नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम गांव के लोग, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जमीन कैसे छीन जाएगी, कौन छीन लेगा। उन्हें इसका आभास नहीं है कि सरकार में कितनी बड़ी ताकत होती है। वो सरकार की ताकत को नहीं समझ रहे, सरकार की साजिश को नहीं समझ रहे। और कॉर्पोरेट के जो ताकत है, कॉर्पोरेट ने जो पैसा लगाया है इन बिलों को पास कराने में, भला ये पीछे कैसे हट जाएंगे? अगर ये पीछे हटेंगे तो ये भी मारे जाएंगे। राहुल गांधी जी या कांग्रेस सरकार को, अगर राहुल गांधी ये लैंड एक्विजिशन एक्ट ना लाते तो राहुल गांधी की सरकार नहीं जाती। राहुल गांधी जी की सरकार इसलिए गई कि उन्होंने इन कॉर्पोरेट की नहीं मानी, इन्हें भगा दिया, इन्हें समझा दिया कि तुम गरीब का खून चूस रहे हो, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने प्रोपेगेंडा करके और बीजेपी का साथ लेके कहीं केजरीवाल को लाए, कहीं अन्ना जी को लाए, उन्हें प्रोपेगेंडा बना के और एक पूरा ऐसा शो कर दिया कि जो सत्ता में है वो बेईमान है और जो सत्ता के बाहर है वो ईमानदार। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं मनवीर तिवतिया, और कह रहे हैं कि किसानों की बात अगर कांग्रेस ने करी तो उससे जो कारपोरेट है वो नाराज हो गया, और उसने बाकायदा पूरी एक मार्केटिंग की, और वो कभी केजरीवाल को ले आया और कभी वो उठा के अन्ना हजारे को ले आया, कभी बाद में मोदी को उठा के ले आया। और अगर ये सरकार भी किसानों की बात करेगी, कारपोरेट को छोड़ देगी, तो इसका हश्र भी कांग्रेस जैसा होगा, क्योंकि इस सिस्टम को पूरा कारपोरेट चला रहे हैं। तो क्या कारपोरेट जो सिस्टम चला रहे हैं उसी का शिकार है दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा में डिप्टी सीएम है, किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, उनकी पारिवारिक पहचान भी किसान नेता के तौर पे, वो हरसिमरत कौर की तरह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा बाप हो, ऐसा बेटा हो, क्या ये जरूरी है? दुष्यंत चौटाला ना कभी इस्तीफा देंगे और ना इस्तीफा देने के लिए वो सत्ता में शामिल होंगे। ये लोग चौधरी देवीलाल जी के खानदान से आते हैं,
लेकिन इन लोगों ने चौधरी देवीलाल को मूर्ख मान लिया है। ये समझ गए कि हमारे बड़े बूढ़े मूर्ख थे, वो सत्ता का सुख भोगना नहीं जानते थे, विपक्ष में रहते थे, या उन्होंने वो इस किसान के लिए मरते थे। क्या किया इन्होंने, ये समझ लिया है शायद। और जितने भी राजकुमार हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सब ये जानते हैं कि हमारे पिता बेवकूफ थे। किसानों के लिए जो किसान नेता थे, उन्होंने कुछ नहीं पाया, हमें फीस तक नहीं हमारी जमा कर पाते थे। तो हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं रहने देंगे, हम सत्ता की मलाई खाएंगे, हमें किसानों से कोई मतलब नहीं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे, ये नहीं देंगे इस्तीफा। अगर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर राजनीतिक पार्टी आज नहीं तो कल, आप देख लेना, अगला चुनाव होगा, अब ये बिल वापस नहीं होंगे, लेकिन अब बीजेपी कम से कम 20 साल सत्ता में नहीं आएगी। ये बिल इतने खतरनाक साबित होंगे, इन बिलों को जो पार्टी इन बिलों के समाधान को लेकर आएगी और अपने एजेंडे में रखेगी, किसान को एजेंडे में रखेगी, वो सत्ता में पहुंचेगी। ये अभी से समझ लो कि ये एक नारा आने वाला है, नारा आएगा, ये किसान इस देश का, अब किसान नेतृत्व करेगा, चाहे कोई भी करे। ये नारा आएगा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं पगड़ीधारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं पगड़ीधारी। किसान अब इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता में आएगा, यानी कि बीजेपी उनको जो है चेतना, उनकी राजनीतिक जो उनके नेता नहीं जगा पा रहे थे, वो बीजेपी ने जगा दी। आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसी चीज को थोड़ा और बड़ा करके समझे। अगर इतनी राजनीतिक चेतना है तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें या मोदी सरकार ऐसा नैरेटिव, ऐसी धारणा बना रही है कि जो हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो असल में पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है वो करवा रही है। आप कह रहे हैं राजनीतिक चेतना जाग गई है, क्या बुरी बात है? अगर कांग्रेस कराई रही है तो कांग्रेस का धर्म है, ये कांग्रेस का फर्ज है कि उन्हें गांव गांव जाकर किसानों को बताना चाहिए कि ये पार्टी, ये सत्ताधारी पार्टी आपको बर्बाद कर रही है और हम आपके साथ खड़े हैं। चौधरी चरण सिंह क्या ये नहीं करते थे? डॉक्टर लोहिया क्या ये नहीं करते थे? अब क्यों शर्म करे कांग्रेस? अगर कांग्रेस कराए तो छाती ठोक के कहना चाहिए कि हम करा रहे हैं, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं यही कहता कि हाँ, हम करा रहे हैं और हम कराएंगे। इस देश में वोट से सरकार बनती है, इस देश में तलवार सरकार नहीं बनती। और अगर तुम 63% लोगों की गर्दन काटोगे, कलम कर दोगे उन्हें, तो उन्हें बचाने का काम हम करेंगे। और अगर कांग्रेस ये करा रही है तो ये कांग्रेस के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो और मजबूती से कराए इस काम को। अगर कांग्रेस करा रही है और कांग्रेस इस चीज को स्वीकार कर ले तो किसान कहाँ रह गया? फिर तो वो राजनीतिक मामला बन गया। वो किसानों का आंदोलन कहाँ बचा? वो तो राजनीतिक आंदोलन बन गया। फिर नई राजनीतिक आंदोलन चाहिए। किसान का आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। किसान के लोग संसद में नहीं है, सड़कों पे आंदोलन खड़े होते हैं, सड़कों पे आंदोलन जवान भी होते हैं, लेकिन आंदोलन कपड़ा पहनते हैं, नंगे रहते हैं, वो कपड़ा पहनते हैं संसद में। आज संसद में किसान की बात कहने वाला कोई नहीं है। जो 4-5 लोगों ने बात कही, टीएमसी ने, संजय सिंह ने, बड़े खुले दिल से इनका समर्थन करना चाहिए, हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर ये काम कांग्रेस और मजबूती के साथ करती, गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता हैं, वो जाके खड़े हो जाते सामने, तो लगता कि कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस अभी इतनी मजबूती से नहीं करा रही। कांग्रेस खुद डरी हुई है कि तुम इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। अरे किसान को राजनीति में लेकर आओ, किसान से राजनीति कराओ, किसान को अपना कार्यकर्ता बनाओ, किसान के लिए नीति बनाओ और कहो कि हम ये करेंगे, हमें वोट दो। क्या बुरी बात है इसमें? लेकिन जमीनी बात तो बताइए, ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसान कर रहे हैं या राजनीतिक पार्टी कर रही है? आपका जो तजर्बा है वो क्या कह रहा है आपको? देखिए, मैं तो 70-80 गांवों में घूम लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान समझ पाया है इस बात को। किसान नहीं कर रहे। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को कुछ समझा बुझा के लेके आने में सफल हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे किसी के भी हो। लेकिन कांग्रेस अभी किसान के दिल में ये बात नहीं आई है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कानून बन गया है। अभी तो उससे जब करते हैं तो अरे हम तो परेशान हैं, कोई जमीन ले लो हमारी, हमें तो 50,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए बीघे दो। वो ये समझ नहीं रहा है कि ये जमीन तेरा आत्मसम्मान है, तेरा स्वाभिमान है, तेरी इज्जत है। इससे तेरी बेटी की शादी होती है, ये तेरे वक्त जरूरत काम आती है, संपत्ति है तेरी, ये तेरे लिए जीवन धारा है तेरी।
वो नहीं समझ रहा है। उसे इतना परेशान कर दिया गया है अभी कि वो खेती छोड़ना ही चाहता है और इसी का फायदा वो ये कॉर्पोरेट लेना चाहते हैं। वो खेती छोड़ना चाहता है और इसी का फायदा ये कारपोरेट उठाना चाहता है। यानी कि पहले परेशान कीजिए, आदमी उस काम को छोड़ के भाग जाए और फिर जाके उस काम को कब्जा लीजिए और वहां अपने बड़े बड़े कारपोरेट खड़े कर दीजिए। अब मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये बीजेपी और मोदी सरकार जो धारणा बना रही है कि कांग्रेस जो है ये आंदोलन करवा रही है, तो आज तो बेंगलोर में भी जबरदस्त आंदोलन हुआ, यानी कि साउथ इंडिया के किसान भी अब इसके खिलाफ हो गए हैं। जो अभी तक ये बताया जा रहा था कि सिर्फ पंजाब हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इसके खिलाफ हैं, तो वहां तो बीजेपी की सरकार है। बीएस येदियुरप्पा खुद को किसान नेता कहते हैं, ना वो इसके हक में बोल रहे हैं ना वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि ना उनको उगलते बन रहा है ना उनको निगलते बन रहा है। तो उसे कैसे देखते हैं आप? वहां तो किसान आ गया खुद। देखिए, आप अगर पुरानी बीजेपी को देखें तो सुषमा स्वराज होती थी जिसमें अडवाणी आड़तियों पे पूछते थे। सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि आड़ती तो किसान का एटीएम है जी। वो शादी में, छूचक में, कोथली में जब पैसे की जरूरत होती है, खाद के लिए, बीज के लिए, आड़ती के पास जाता, पैसा ले आता। आज आड़ती कैसे लूटने लगे 5 साल में? ये वो बीजेपी नहीं रही, ये मोदी की बीजेपी है, ये कॉर्पोरेट की बीजेपी है। और येदियुरप्पा पुरानी बीजेपी के आदमी हैं, इसलिए वो अपने किसान नेता कहते हैं। अगर ये बीजेपी वही होती तो हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना ना पड़ता, वो बात मान ली जाती। लेकिन मोदी जी हठी आदमी हैं, उन्होंने हट कर ली है, उन्होंने पैसा ले लिया। जब कर्ज ले लोगे किसी पैसे तो कर्ज उतारना पड़ेगा। मोदी जी कॉर्पोरेट का कर्ज उतार रहे हैं और नहीं उतारेंगे तो सत्ता में नहीं रह सकते, ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। कॉर्पोरेट इनके पीछे है और जो कॉर्पोरेट से मैनेज नहीं होते हैं वो लोग आज भी उनकी आत्मा जगी हुई है। येदियुरप्पा की आत्मा किसान के लिए अगर जगी हुई है तो इसमें बहुत अच्छी बात है। और कर्नाटक में अगर वो किसान को कह रहे हैं कि तू आंदोलन कर, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब हरियाणा के खट्टर जी क्या जाने किसान क्या चीज है, योगी जी क्या जाने किसान क्या चीज है। योगी जी मंदिर जानते हैं, योगी जी 2.5 लाख दिए लगा देंगे, लेकिन किसान की बात योगी जी नहीं जानते। किसान जी तो अलख निरंजन करते हैं, अलख निरंजन, घर घर भीख मांगना जानते हैं। इन्होंने देना कभी सीखा ही नहीं। तो ये जो बीजेपी के नई बीजेपी है, जो ये नई बीजेपी निकल के आई है, जो आज दिखा रही है हम हिंदुत्ववादी हैं, हमने हिंदू को इतना ऊपर कर दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे और चीन का नाम तक नहीं ले पाते, इस नई बीजेपी का कमाल है। पुरानी बीजेपी किसान से हमदर्दी रखती थी, किसान के साथ रहती थी। अटल जी ने कभी किसान का कोई बुरा नहीं किया और ये लोग बुरा करने में डरते नहीं। नोटबंदी हो तब इन्हें कोई डरने लगा, जीएसटी लगाई तब कोई डरने लगा, अभी लॉकडाउन किया तब कोई डरने लगा, क्योंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, इन्हें कॉर्पोरेट से प्यार है, पैसे से प्यार है, योगी से, अपने साधुपने से प्यार है, इस देश में आतंकवाद फैलाने से प्यार। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक तरह से इस देश का विभाजन चाहते हैं। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश का विभाजन चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, उस पर भी आप रोशनी डालें तो ज्यादा बढ़िया होगा। हालांकि बातचीत हम छोटी करना चाहते हैं क्योंकि लोगों की आदत भी हो गई है 10 मिनट में 50 खबरें देखने की, और लोग समझना नहीं चाहते हैं। यही हाल है, आपने बताया 70-80 गाँव में घूमे हैं, किसान समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके सामने जब चीजें जा ही नहीं रही है तो वो समझेगा क्या। लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद है उसी वक्त शिक्षा नीति ले आते हैं, नई शिक्षा नीति। डंका पीटता है मीडिया के, इतने साल बाद, 36 साल बाद शिक्षा नीति आई है, और उसी दौरान किसानों से जुड़े हुए कानून ले आते हैं। आखिर ये लॉकडाउन का फायदा उठा के कानून लाना चाहते हैं क्या? अकरम भाई, ऐतिहासिक काम तो लॉकडाउन में हो सकते हैं ना जी। आंदोलन हो नहीं सकता। ये जो सारे काम ऐतिहासिक ही हो रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, उससे चाहे परमाणु बम बना लो, चाहे बिजली बना लो, फैक्ट्रियां चला लो, ये इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन तब तो लगा दिया जब 10 मरीज थे, और जब 50 लाख है तब ओपन है। उस लॉकडाउन, इस कोरोना बीमारी हो या ना हो इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 50, 100, 200 गांव में एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित नहीं। ये तो मैं नहीं जानता, इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस कोरोना का जितना लाभ ये नई बीजेपी ले रही है उतना लाभ शायद किसी ने ना लिया हो। ये तो चोरी करते हैं और सीना जोरी करते हैं। ये डकैती डाल रहे हैं इस देश में। हवा इन्होंने बेच दी, पानी इन्होंने बेच दिया, समुद्र इन्होंने बेच दिया, नदी इन्होंने बेच दी, सड़क इन्होंने बेच दी, रेल इन्होंने बेच दी। आज अगर घर से चलो निकल के तो जितने का डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, उतने का टोल टैक्स लगता है। आज देश के जनता पे पैसा नहीं है
और ये जो कानून लेके आए हैं, हम इन पे ही आ जाएं, बहुत बड़ी बात ना करें, तो ये जो कानून है सबसे खतरनाक कानून इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, जिसमें लिखा है कि कंपनी अगर चाहेगी जमीन लेना तो वो सरकार से डिमांड करेगी कि मुझे 5000 एकड़ जमीन दिला दीजिए। कोई मिल अगर जमीन लेना चाहे, गन्ना मिल, तो सरकार से कह सकता है कि मुझे 5000 एकड़ जमीन दीजिए या 10,000 एकड़ जमीन दीजिए, मैं अपना गन्ना पैदा करूंगा और अच्छा पैदा करूंगा। और वो जमीन किसानों की लीज पर दे दी जाएगी, डीएन साहब बैठकर तय कर देंगे कि तुम्हें ये मिलेगा रेट, और कोई मना नहीं कर सकता। यानी कि कानून का मतलब बाध्यता, कानून का मतलब यही तो कि बाध्य हैं आप जी। अगर पालन नहीं करोगे तो मरोगे। ये सारे खेतों को खत्म कर देंगे, सारी डेवलपमेंट खत्म कर देंगे, जो बाउंड्री है किसानों की उन्हें मिटिया मेट कर देंगे। आज अगर किसान के खेत में एक हल का एक फाली भी लग जाए तो भाई भाई कत्ल कर देता है, और जब पूरे उस 2000 एकड़ 10,000 एकड़ के डेवलपमेंट खत्म हो जाएंगे तो उन्हें कौन दोबारा बनाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब वो डोल खत्म हो जाएगी तो किसान उसको बना कैसे पाएगा, लेकिन अभी वो समझ नहीं रहा है। ये भी आपने साफ कर दिया, जब वो भुगतेगा तब शायद वो जिस नशे में जी रहा है उससे बाहर आ पाएगा, और जब वो बाहर आएगा तो अगला देश का नेतृत्व किसान करेगा। ये आपने चीजें रखी हैं, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिलहाल के लिए तो मैं चलते चलते कह दूं, एक बात चलते चलते कह दूं, जी। सरकार ये ना समझे कि उन्होंने कानून पास कर दिया और ये कानून लागू हो जाए। इतना मैं निश्चित कह सकता हूं, इस देश के डीएनए को जानते हुए, इस किसान के डीएनए को जानते हुए, जिस दिन आप उसकी जमीन छीनोगे, जिस दिन आप उसकी मेंढ ढाने काम करोगे, उस दिन वो खून बहा देगा, पसीना नहीं खून की नदियां बहेंगी उस दिन। ये कानून, ये कंपनियां उस दिन फेल हो जाएंगी जिस दिन किसान की मेंढ पे मांझा चलेगा, किसान की मेंढ खत्म की जाएगी। ये तय समझ लेना, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन कोई कंपनी 1000, 2000, 10,000 एकड़ जमीन मांगेगी, हम उस दिन उस कंपनी की, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और 1 इंच भी जमीन किसान की नहीं। तो आपने कहा कि जिस दिन किसान के मेड़ पर मांझा चलेगा, यानी कि उसको ढा दिया जाएगा और कंपनी कोई ऐसा करेगी, तो उस दिन उस कंपनी की और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किसान करेंगे। और ये पहले भी उन्होंने किया है, और आने वाले वक्त में देश का जो नेतृत्व है वो किसान करेगा। ये अभी से साफ कर दिया, और ये कानून बनाकर मोदी सरकार ने किसान की उस सोई हुई राजनीतिक चेतना को जगाने का भी काम किया है। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, यूं ही ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दों के साथ आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी